अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एरिया है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग का। हम लोगों ने लास्ट उसमें क्लास में या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जॉब बैच देख लिया था। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग पे बात करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है और क्यों इस्तेमाल होता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इंडस्ट्री में कोई भी काम सिंगल प्रोसेस पे नहीं होता। हमेशा इस तरह होता है कि कोई भी एक काम है उसमें पहले एक प्रोसेस होगा, फिर एक दूसरा प्रोसेस होगा, फिर एक और प्रोसेस होगा, और फिर शायद जाके कोई फाइनल प्रोडक्ट बने। तो दो तीन या फिर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जिसके बाद जाके कोई एक आधा प्रोडक्ट आपके सामने आता है। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, अगर आप लोग अपने घर पे रोटी भी पकाते हैं तो उसमें भी कितने ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं। मतलब पहले आप आटा निकालते हैं, उसको गूंदते हैं, फिर उसके पेड़े बनाते हैं, फिर तवा गरम करते हैं, फिर उसके बाद उस पर रोटी बेल के डालते हैं, फिर वो रोटी पक के कहीं आपके सामने आती है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस आ गए यहाँ पर। इसी तरीके से जब हम इंडस्ट्री में बात करते हैं तो इंडस्ट्री में कोई भी एक काम होता है उसके लिए मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं बाजार से एक शर्ट खरीदने, तो वो आपके लिए तो एक छोटा सा अमल है कि गए आप बाजार में, आप शर्ट खरीद कर आ गए, लेकिन वो शर्ट बनाने में कितना बड़ा काम हुआ है ये हमें अंदाजा ही नहीं है। जैसे पहले आप जाके कपड़ा खरीद कर लाए, फिर उसकी कटिंग हुई, फिर उसकी स्टिचिंग हुई, फिर उसके ऊपर बटन लगे, काज बटन जो होते हैं वो हुए, फिर उस शर्ट की ओवरलॉकिंग हुई, उसके बाद वो शर्ट जाके कहीं फाइनली प्रेस होती है, पैक होती है और फिर आपके पास आती है। तो इस तरह के जितने भी प्रोसेस होते हैं या इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जो मल्टीपल प्रोसेस पे बनते हैं, इनके लिए हम जो तरीकेकार यूज करते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक यूज करते हैं, उसे कहा जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज की जाती है, किस तरह यूज की जाती है, इस पे बात करते हैं। देखो, एक बात याद रखना बच्चों, जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो वो कभी भी किसी एक यूनिट के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती। वो हमेशा मल्टीपल यूनिट्स के लिए ही इस्तेमाल की जाती है जहां पे मास प्रोडक्शन हो रही होती है। क्योंकि मैं एक चीज के लिए कभी इतनी मेहनत नहीं करूंगा, मैं एक प्रोडक्ट के लिए, एक यूनिट के लिए कभी इतनी मेहनत नहीं करूंगा। जब तक कि मेरे पास आइडेंटिकल यूनिट्स के मास प्रोडक्शन ना हो, तब तक मैं इतना ज्यादा काम नहीं करूंगा, उसको मल्टीपल प्रोसेस में नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि कैसा लगेगा कि आपने एक शर्ट बनानी है, उस एक शर्ट के लिए आपने टेलर अलग रखा हुआ है, उस एक शर्ट के लिए आपने जो है क्या कहते हैं, स्टिचर अलग रखा हुआ है, उस एक शर्ट की ओवरलॉक करने के लिए बंदा अलग रखा हुआ है। तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा यार, एक शर्ट के लिए इतने सारे बंदे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पर इस्तेमाल की जाती है जहां पर आपके पास मास प्रोडक्शन हो रही हो, ताकि आप हर चीज के लिए अलग अलग प्रोसेस बना सको, अलग अलग डिपार्टमेंट बना सको, अलग अलग काम कर सको। ये चीज सबको समझ आती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है, आप बिस्मिल्लाह करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक used when mass production of many identical units of product take place. In process costing, the output of one process forms the material input for other process. For example, ये तीन प्रोसेस है मेरे पास, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, और इसके बाद जाके बनता है मेरे पास फिनिश गुड्स। अब प्रोसेस वन में, प्रोसेस टू में और प्रोसेस थ्री में क्या चीज है कि प्रोसेस वन में मैंने एक चीज की इनपुट, एक चीज मैंने प्रोसेस वन में इनपुट की। अब वो इनपुट जब यहां से पूरा प्रोसेस होगा, अब वो इनपुट जब यहां से पूरा प्रोसेस होगा वो इसके लिए आउटपुट हो जाएगा, और वही आउटपुट आगे जाके प्रोसेस टू के लिए इनपुट फॉर्म कर लेगा। प्रोसेस प्रोसेस टू का आउटपुट जो है वो प्रोसेस थ्री के लिए क्या बना लेगा, इनपुट बना लेगा। और इस तरीके से प्रोसेस थ्री में जाने के बाद वो चीज कहां पर बन जाएगी, फिनिश गुड में बन जाएगी। तो ये होता है कि मैं एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे शर्ट पे काज बटन करने हैं, तो पहले मैं शर्ट की सिलाई करूंगा, फिर जाएगा ना काज बटन होने के लिए। यानी कि अच्छा, मुझे अगर शर्ट सिलाई करनी है तो पहले शर्ट की कटिंग होगी, मुझे शर्ट की कटिंग करनी है तो उससे पहले मुझे कपड़ा लेकर आना पड़ेगा। तो कपड़ा लेकर आने के लिए एक अलग प्रोसेस है पूरा, एक अलग डिपार्टमेंट है पूरा। फिर कटिंग करने के लिए कटिंग डिपार्टमेंट अलग है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट अलग है। ये चीज समझ आती है। और फिर स्टिचिंग होने के बाद उस पर जो बाकी के लवाजमात लगने हैं, जैसे काज हो गया, बटन हो गए, ओवरलॉकिंग हो गई, ये सारी चीजें बाद में बनती हैं। ये सारी चीजें होने के बाद फिर शर्ट प्रेस होने जाती है, पैक होती है और आपके पास आ जाती है फिनिश गुड बन के। अच्छा, इन एडिशन
When there is a closing work in progress at the end of one period, this will form the opening work in progress at the end of the next period. अब अक्सर ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि मैंने एक काम शुरू किया तो एक ही दिन में तीनों प्रोसेस हो जाएंगे और काम खत्म हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसेस वन में मैंने इनपुट डाला जो कि 100% कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो कंप्लीट हो गया वो तो मैंने प्रोसेस टू में दे दिया, जो कंप्लीट नहीं हुआ वो मेरे पास क्या बन जाता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. और फिर यही क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगले दिन आके मेरे लिए ओपनिंग हो जाता है. ये चीज सबको समझ आ रही होगी. अच्छा, it is common to identify process costing with continuous production such as oil refining, foods, drinks, paper and chemical etc. ये तो बहुत कम एग्जांपल्स लिखी हैं, लेकिन अगर मैं आज के ज़माने की बात करूं तो खाली ऑयल रिफाइनिंग वगैरह नहीं, आप किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, वहां पे जो भी काम हो रहा होगा सारा का सारा काम प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू ही चल रहा होता है. प्रोसेस कॉस्टिंग काम कैसे करता है और प्रोसेस कॉस्टिंग में हमें किन इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अब उस पर बात कर लेते हैं. जब मैं बात करता हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग की, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे याद रखनी पड़ती हैं. पहली है नॉर्मल लॉस, उसके बाद आ जाता है एबनॉर्मल लॉस, फिर आता है एबनॉर्मल गेन और फिर आता है इक्विवेलेंट यूनिट्स. ये नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस देखो ऐसा है कि प्रोसेस वन में मैं जब भी कोई चीज़ इनपुट करता हूँ तो मुझे पता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पर 500 मीटर कपड़ा दिया है, 500 मीटर मैंने यहां पर क्या दिया है, क्लॉथ दिया है, तो इस 500 मीटर क्लॉथ में पूरा का पूरा 500 मीटर तो इस्तेमाल नहीं होता. मेरी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि कुछ कपड़ा, ऑब्वियसली आपको पता होगा जब मशीन से कपड़ा कट रहा होता है तो कुछ पीसेस ऐसे बच जाते हैं जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते. तो मैं कहता हूं कि जनाब नॉर्मली 500 मीटर में से मेरे पास 2% जो है वो जाया हो जाता है, कपड़ा लॉस हो जाता है. तो ये जो 2% मैं कह रहा हूं लॉस होता है, ये मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है, नॉर्मल लॉस है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना तो लॉस होगा ही होगा. 2% कपड़ा मेरा लॉस हो गया किसी भी वजह से, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ये तो मेरे लिए क्या था, नॉर्मल लॉस था. अच्छा, फिर बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की. एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड लॉस जो एक्सपेक्टेड आउटपुट, जिसमें मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो ज्यादा हो एज कम्पेयर टू मेरे एक्चुअल आउटपुट के, या यूं कह लो एक ऐसा लॉस जो मैंने एक्सपेक्ट ना किया हो. मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2% लॉस होगा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि लॉस कितना होगा, 2%, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉस हुआ कितना, लॉस मुझे ज्यादा हो गया 2% से. लॉस मेरा 2% से क्या हो गया, ज्यादा हो गया. अब ऐसी सूरत में जब मेरा लॉस 2% से ज्यादा है, यूं कह लो कि मैंने सोचा था 500 मीटर कपड़े पर 2% लॉस होता है, लेकिन मेरा लॉस हो गया कितना, 5%. मेरा 5% लॉस हो गया. अब ये जो 5% लॉस हुआ है, इसमें से 2% मेरा क्या था, एक्सपेक्टेड था. तो कितना लॉस एक्स्ट्रा किया मैंने, 3%. ये 3% जो मेरा लॉस है ये कहलाता है एबनॉर्मल लॉस. ये वो लॉस था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. फिर आते हैं एबनॉर्मल गेन पर. एबनॉर्मल गेन क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया होता है लॉस, एक्चुअल लॉस उससे भी कम होता है. मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जनाब 500 मीटर पे 2% लॉस होगा. कितना लॉस होगा, 2%. मुझे एक्चुअल में लॉस हुआ ही नहीं. मैंने पूरा का पूरा 500 मीटर इतनी बारीकी से इस्तेमाल किया कि मेरा आउटपुट भी 500 मीटर ही रहा, मुझे लॉस नहीं हुआ. तो ऐसी सूरत में वो जो 2% मैंने मजीद बचा लिया है ना, दैट इज माई एबनॉर्मल गेन. जब इस पे सवाल करेंगे तो आप लोग को मजीद ये चीज समझ आ जाएगी. फिर बात करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स पर. इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होते हैं, इस पर मैं बाद में आपसे बात करूंगा जब हम जाएंगे अपने वर्क इन प्रोग्रेस पे, क्योंकि ये सेम चीज वहीं आगे काम आएगी जहां पे वर्क इन प्रोग्रेस आता है. तो ये चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, इस पे हम बात करेंगे जब हम वर्क इन प्रोग्रेस पर जाएंगे. अच्छा, अब बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं जिससे हम प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, जब भी आप नॉर्मल प्रोसेसिंग की बात करते हो, मतलब 100% आउटपुट है. 100% आउटपुट का मतलब यह है कि जितना डाला वो सारा का सारा आउटपुट में निकाल दिया. आफ्टर ऑल योर लॉसेस, आफ्टर ऑल योर लॉसेस मैंने जितना भी
प्रोडक्ट सॉरी जितना भी इनपुट मैंने किया था मटेरियल, वो सारा का सारा आउटपुट में कन्वर्ट हो गया। मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं है। नॉर्मल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं है, सारा का सारा जो भी मेरा इनपुट था वो मेरा आउटपुट हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वन, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस गेन यूनिट्स। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड गेन यूनिट्स और एक्चुअल लॉस यूनिट्स। ये तीन चीजें हमें निकालनी होती हैं सबसे पहले। इसमें क्या क्या हमें निकालना है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड एक्चुअल लॉस। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी तो हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। हमें पता होना चाहिए है कि हमारे पास इनपुट कितना है, यानी कि इनपुट से मुराद ये है कि मेरे पास मटेरियल कितना इनपुट हुआ है। मटेरियल इनपुट फॉर द प्रोसेस। और जब भी मैं किसी मटेरियल इनपुट की बात करता हूं तो मटेरियल इनपुट में मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं, करंट प्रोसेस इनपुट यूनिट्स, जो इस प्रोसेस में मटेरियल मैंने लगाया है वो, प्लस अगर कोई प्रीवियस प्रोसेस से मेरे पास आउटपुट आया है तो वो भी तो करंट प्रोसेस का इनपुट बनेगा, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। ये चीज समझ आती है सबको? ये आ गया मेरे पास इनपुट यूनिट्स। फिर दूसरी चीज आती है मेरे पास नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मैं कैसे निकालता हूं, नॉर्मल लॉस में कैलकुलेट करता हूं इनपुट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लॉस की परसेंटेज। तीसरी चीज होती है मेरे पास एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मुझे कैसे पता चलता है कि मेरा लॉस एबनॉर्मल है या नहीं है। इफ माई एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन माई एक्सपेक्टेड आउटपुट, मतलब भाई मैंने 500 मीटर थान लिया था, मैंने कहा था 2% मेरा लॉस हो जाएगा, तो मेरा लॉस कितना हुआ 500 मीटर के हिसाब से, 10 मीटर। कितना लॉस हुआ मेरा, 10 मीटर लॉस हो गया मेरा। 10 मीटर लॉस के बाद मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होना चाहिए था, 500 माइनस 10, तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होना चाहिए था, 490 मीटर। कितना होना चाहिए था मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट, 490 मीटर। इसको एबनॉर्मल कर देते हैं, ये गलती से एक्चुअल लिखा हुआ है, 490 मीटर। ये मेरा था एक्सपेक्टेड आउटपुट जो यहां पर लिखा हुआ है, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड आउटपुट यूनिट्स। अभी इस पूरे फॉर्मूले को सिर्फ इतना देखो, सिर्फ इतना देखो अभी इसको, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट बराबर होते हैं किसके, एक्सपेक्टेड आउटपुट के। मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था, 490 मीटर। कितना था, 490 मीटर। अब अगर मैं बात करूं कि मेरा एक्चुअल आउटपुट, मैं कहता हूं कि जनाब मेरा एक्चुअल आउटपुट जो है वो है सिनेरियो 1, 480 मीटर। मैंने सोचा था कि मेरा आउटपुट कितना होगा, 490 मीटर। मेरा आउटपुट हुआ कितना, 480 मीटर। तो मुझे लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 10 मीटर का। ये जो 10 मीटर का लॉस हुआ है ना, ये मेरे लिए है एबनॉर्मल लॉस। ये मेरे लिए क्या है, एबनॉर्मल लॉस। ये सिनेरियो 1 था। अब सिनेरियो 2 पर जाते हैं। सिनेरियो 2 क्या कहता है कि जनाब मैंने 500 मीटर कपड़ा लिया था, 2% मेरा लॉस था, तो ये लॉस हो गया मेरा 10 मीटर। मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था कितना, 490 मीटर। 490 मीटर मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, मेरा एक्चुअल आउटपुट आया 495 मीटर। तो ये 5 मीटर मेरे पास एक्स्ट्रा आउटपुट आ गया। ये था मेरा एबनॉर्मल गेन। ये क्या था मेरा, एबनॉर्मल गेन। ये चीज सबको समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं एक्चुअल लॉस यूनिट्स। एक्चुअल लॉस यूनिट्स क्या होते हैं, अब जरा ये चीज समझो। एक्चुअल लॉस यूनिट्स निकालने के लिए पहली चीज क्या होती है हमारे पास, इनपुट यूनिट माइनस आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट थे मेरे 500 मीटर थान था, आउटपुट था मेरा 480, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 20 मीटर।
सिनेरियो 2 था, इनपुट यूनिट था मेरा 500 मीटर, आउटपुट था मेरा 495, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 5 मीटर। दूसरा तरीका क्या है? नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस था मेरा 10 मीटर, एबनॉर्मल लॉस था मेरा 10 मीटर, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हो गया? 20 मीटर। तीसरा फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस था मेरा 10 मीटर, एबनॉर्मल गेन था मेरा 5 मीटर, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हो गया? 5 मीटर। ये चीज समझ आती है सबको? अच्छा, अब इस पे एक ये सवाल है, ये सवाल हम करते हैं और फिर इसके बाद जो है इस वीडियो को यहाँ पर एंड करके इसका सिनेरियो 2 अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। पहला सवाल है हमारे पास, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब जरा इस पर बात कर लेते हैं। ABC PLC manufactures and sells a single product cupcake. Each cupcake needs 3 processes to complete. Mixing 5000 kgs, जिसका नॉर्मल लॉस है 5%, एक्चुअल आउटपुट है 98%, एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं गिवन और एबनॉर्मल गेन लॉस नहीं गिवन। बेकिंग 4900 kgs, जो कि नॉर्मल लॉस है 5%, एक्चुअल आउटपुट है 94%। ओके, और पैकेजिंग 4606 kg, नॉर्मल लॉस है 5% और एक्चुअल आउटपुट है 97%। मुझे अभी इस सवाल में कुछ नहीं करना, सिर्फ हम लोग परसेंटेज पे बात करते हैं। मैंने सोचा था कि मेरा नॉर्मल लॉस है 5%। अगर ये चीज को मैं 100% कंसिडर करूं एक मिनट के लिए, अगर मैं इनपुट को 100% कंसिडर करूं, अगर मैं इनपुट को 100% कंसिडर करूं, तो 5% लॉस के बाद मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए था 95%, तीनों सिनेरियोज में। अभी मैं केजीज पे बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ परसेंटेज पे बात कर रहा हूं। मेरा लॉस कितना होना चाहिए था? सॉरी, मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होना चाहिए था? 95%। तीनों सिनेरियोज में यही होना चाहिए था। अब बात करते हैं एबनॉर्मल गेन या लॉस पे। मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था 95%, मेरा एक्चुअल आउटपुट है 98%, मतलब मैंने एक्सपेक्टेशन से 3% ऊपर आउटपुट दिया है, तो ये 3% मेरा क्या है? एबनॉर्मल गेन। मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था 95%, मेरा एक्चुअल आउटपुट है 94%, तो मैंने जो 1% कम आउटपुट दिया है, ये क्या है मेरे लिए? एबनॉर्मल लॉस। मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था 95%, मेरा एक्चुअल आउटपुट था 97%, तो ये जो 2% मेरा एक्स्ट्रा आउटपुट है, ये क्या है मेरे लिए? एबनॉर्मल गेन। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब इसी चीज को हम केजीज में लेकर आते हैं। हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर ऑल 3 प्रोसेसेस। 5000 पे 5% मेरा लॉस था, 5000 पे 5% मेरा लॉस था, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा? 250 kgs। पहले तो यहां पर अपना नॉर्मल लॉस मेंशन करते हैं। अच्छा जी, 245 kgs। और यहां पर आ रहा है 230.30 kgs। ये आ गया मेरे पास नॉर्मल लॉस तीनों सिचुएशन में। अब यहां पर बात करते हैं कि मेरा एक्सपेक्टेड आउट सॉरी मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है। मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है निकाल लेते हैं। मेरा एक्चुअल आउटपुट है 98% ऑफ 5000, दैट इज 4900 kgs। दूसरे में है मेरा एक्चुअल आउटपुट 94% ऑफ 4900 kgs, which is 4606 kgs। और तीसरी सिचुएशन में मेरा एक्चुअल आउटपुट है 97% ऑफ 4606 kgs, which is 4467.8
4.82 kgs, ये मेरा एक्चुअल आउटपुट आ गया। अब अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड आउटपुट की तो यहाँ पर आ रहा है 4750 kgs। अच्छा, यहाँ आ रहा है 4655 kgs। और यहाँ आ रहा है 4375.7 kgs। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट मैंने कैसे निकाला? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। मेरे पास क्या आ गया? एक्सपेक्टेड आउटपुट। या फिर इनपुट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? एक्सपेक्टेड आउटपुट की परसेंटेज से, तो मेरे पास आंसर तब भी आ जाएगा। अब निकालते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन किस तरीके से निकालेंगे? एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस। तो यहां पर मैंने सोचा था 4750 केजीज में क्या करूंगा, बना लूंगा, लेकिन एक्चुअल में बनाए कितने मैंने? 4900। कितने ज्यादा बनाए? ये 150 केजी ज्यादा बने। कितने बने? ये 150 केजी ज्यादा है, तो मेरे लिए क्या होगा? एबनॉर्मल गेन। अच्छा जी, अब दूसरे पर आते हैं। दूसरे पर मैंने सोचा था 4655 केजी बनाऊंगा, लेकिन मैंने बनाया कितना? 4606 केजीज। कम बनाया। कितना कम बनाया? 49 केजीज कम बनाई। ये 49 केजीज मेरे लिए क्या है? एबनॉर्मल लॉस। तीसरा, मैंने सोचा था कि बनेगा 4375.7 केजी। बना कितना? 4467.82। तो कितना ज्यादा बनाया? 92.12 केजीज एक्स्ट्रा बनाए। ये मेरे लिए क्या है? एबनॉर्मल गेन। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेयर इज माय फोन नंबर फॉर ऑल दोस्त जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, जो मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं। दे कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन GSM एज वेल ऑन द सेम नंबर। एंड फॉर दोस्त जो मुझे पाकिस्तान के बाहर से देख रहे हैं, दे जस्ट नीड टू ऐड 92 in front of my number and they can contact me anytime on my WhatsApp. I will be available 24/7. हाँ, कभी कभी क्लासेस में मसरूफ होता हूँ तो शायद आप लोगों को जवाब देने में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन जवाब दिया ज़रूर जाता है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।